1.5 किलो के भट्टे पे 1.5 किलो का भट्टा है, मतलब उसमें जो वजन है वो 1,000 वो है तो 1.5 किलो का, लेकिन उसने उस पर लिख दिया 1,000 ग्राम है 1.5 किलो। अब उससे जब तोल लेंगे तो एक तोल में कितनी लूट हो गई? आधा किलो की लूट। आधा किलो की। वो बोले तोल में अगर हम लूट करें तो उसे परख सकते हैं, पकड़ा जाएगा, बिल्कुल पकड़ा जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, तो उन्होंने एक 1860 के बाद वो कानून का राज लेकर आए। 1897 में क्रांति हुई, तो उन्होंने क्रांति के जो सब उसको किया कि भाई क्रांति इतनी बड़ी कैसे हो गई। हाँ, तो उन्होंने उसका देखा कि भारत के लोग संपन्न बहुत हुए, ये संपन्न बहुत है, तो इनको गरीब करना है। तो फिर वो 1860 में कानून का राज लेकर गए और उन्होंने कहा कि कानून ऐसे बनाओ, ऐसे कानून बनाओ जो कुछ भी कमाए इनका लूट जो है, इनके पास धन नहीं रहना चाहिए, इनके धन को लूटना है, ऐसे कानून बनाओ। तो कानून के माध्यम से अब जैसे जेब काटने का अपराध है, ये कानून बना दो कि जेब काटना कानून ही है। हाँ, मतलब जैसे मान लो किसी के उन्होंने कानून बना दिया भाई 1,000 रुपए से ज्यादा अगर किसी की जेब में है तो इलीगल है, काट लो। कानून को बनाया दिया उन्होंने। तो वो जो है जब 1/10 का अनुपात था इसमें सोने में और चांदी में, तो उन्होंने 1882 में एक कानून लेकर गए। उस कानून का नाम है पेपर करेंसी एक्ट 1882। ये कानून में वो कानून लेकर गए और उन्होंने क्या किया उस कानून में कि जो मोहर 10 रुपए की थी उस कानून के माध्यम से उन्होंने कहा कि आज रात को 12 बजे, जैसे 2016 में गाड़ी वाला आया टीवी पर और उसने कहा कि बड़े नोट से देखो देखना है खेल, बड़े नोट से, क्योंकि लोगों ने ताली बजवानी थी, जेब भी काटनी थी, ताली बजवानी थी कि बड़े नोट से कालाधन बढ़ता है, बड़े नोट से भ्रष्टाचार बढ़ता है और बड़े नोट से आतंकवाद बढ़ता है। इसलिए आज रात को 12 बजे के बाद 1,000 का और 500 का नोट निकाल लेना, यूट्यूब पर पढ़िए जी। लीगल टेंडर नहीं रहेगा। उसने ये नहीं कहा कि मुद्रा नहीं रहेंगी जी, ये करेंसी नहीं रहेगी, लीगल टेंडर का। लीगल टेंडर। इस बात पे सर मेरी भी एक पत्रकार महोदय से थोड़ा सा बहस भी हुई। ये देश के प्रधानमंत्री ने बोला लीगल टेंडर नहीं रहेगा। लीगल टेंडर कौन होता है? कानूनी अदायगी। वो होता प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव, मतलब रुपए का वो रुपया नहीं है। लीगल टेंडर वो रुपए का क्या है? पर्ची है, मतलब प्रतिनिधि है उसका जी। और प्रतिनिधि का क्या मतलब होता है? प्रतिनिधि का मतलब होता है कि जो उसकी पावर थी रुपए की, वही पावर इसकी लीगल टेंडर की होनी चाहिए। ये उसका प्रतिनिधि का मतलब होता है। सांसद ने अपना प्रतिनिधि बना दिया। अब सांसद की जगह जब वो प्रतिनिधि जाएगा बैठेगा तो उसके भी हस्ताक्षर उतना ही मायने रखेंगे जो सांसद के रखेंगे। ये होता है। अब वो लीगल टेंडर क्या है? रुपए का। अब वो जो लीगल टेंडर निकाला उस पर वचन दिया गवर्नर ने, मैं धारक को जितने का नोट है इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। इसका क्या मतलब है? इतने रुपए का ये लीगल टेंडर है, इतने रुपए का वचन दे रहा है जी हाँ। और इसके बदले, मतलब वचन ये कह रहा है कि इसके बदले जो धारक इसको लेकर के आएगा उसके बदले में मैं इतने रुपए दूंगा। ये इसका सीधा सा मतलब है। अब मैंने यहाँ एक पर्ची लिख दी है। हमारे मतीन भाई हैं, इन्होंने अभी हम यहाँ बैठे हैं, खैर कर रहे होंगे व्यवस्था कुछ चाय पानी की जी। आ रही बंद है। नहीं मैं आपका भी ध्यान रखना, तो खेल रहा हूँ इतनी देर से तो इतना तो बनता है ना। तो अब इन्होंने पर्ची भेज दी किसी दुकानदार को जो परिचित है कि भाई 10 चाय वो भेज देना। अब वो जो पर्ची है
उसकी हैसियत क्या होगी? लिखता ही वो जैसे ही पर्ची जाएगी उस दुकानदार के बाद तो क्या देगा? 10 चाय। लेकिन उस पर्ची को तो नहीं पी सकते। नहीं, हैसियत क्या है उसकी? 10 चाय। वो 10 चाय नहीं है, उसकी हैसियत है 10 चाय की, मतलब उसकी वैल्यू जो है लीगल टेंडर है वो 10 चाय की है। अब जब उसने गवर्नर ने वचन दिया तो इसका मतलब अगर 500 का नोट है गवर्नर के वचन का तो उसकी हैसियत क्या है? 500 रुपए की। अब हमको मिलना चाहिए उसके बदले में 500 रुपए। मैंने 100 कुंटल गेहूं बेचा, 6 महीने मैंने मेहनत की, 6 कुंटल गेहूं बेच करके मैं आरती के पास ले गया गेहूं। मैंने भैया मेरे गेहूं जरूर से ज्यादा है, मुझे सिर्फ बेचने हैं। अब उसने आरती ने बेच दिए, आरती ने बेच करके उसके बदले में मुझे क्या दिया? गवर्नर का वचन पत्र दिया, लीगल टेंडर दिया उसने उसके बदले में। अब मुझे क्या करना चाहिए? रुपया लेना चाहिए। अब मुझे उस लीगल टेंडर को लेकर के जो गवर्नर की वचन पत्र है उसको लेकर के मुझे कहां जाना चाहिए? बैंक। कि भैया मैं 100 कुंटल गेहूं बेचे हैं और गेहूं बेच करके मुझे ये तेरे गवर्नर का तेरे बैंक का जो गवर्नर है उसने ये वचन पत्र दिया है, चाहे 500 में हो, 500 के नोटों में हो या 200 के में हो, 100 के में हो, ये दिया है। अब मेरे इस नोट के बदले अब तू मुझे मेरा रुपया दे तो देगा, इसलिए वचन है वो। अब उसको हमें मांगने तो चाहिए अपने रुपए ना मांग करके हमने उनको अपने वहां जो अकाउंट खुला हुआ है उसमें वो जा करके जमा कर दिए। अब वो कागजी तो है, अब वो जमा कर दिए। अब वो तो उसने वो मान लो 1 लाख रुपए मैंने जाकर के जमा कर दिए, 1 लाख रुपए के नोट जमा कर दिए मैंने। उसने लिख दिया मेरे खाते में 1000 रुपए। उस बैंक के सिस्टम को पता है कि ये छपे हुए नहीं है, ये इसके कमाए हुए हैं। ये यहाँ 1 लाख रुपए जमा नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा है? 100 कुंटल गेहूं जमा कर रहा है ये। अब वो 100 कुंटल गेहूं जो है वो 2 रुपए कुंटल के हिसाब से, 2 रुपए कुंटल के हिसाब से, तो उसके यहाँ वो कायम गए 1 रुपया बराबर 777 मिलीग्राम गोल्ड सोना। और उसने क्या किया फिर? वो हमारे तो कर दिए 1 लाख रुपए में जमा, 1 लाख नोट जमा जो करे, लेकिन उसने उसके बदले में 1 लाख गुणा 1 रुपया कितने का? 777 नोट में कितने का हो गया? 14,000 के लगभग। 14,000। तो हम वो जो मैंने जमा किए उसके बदले में उसने 1 लाख को 14,000 बार छाप लिया। 14,000 बार उसने 14,000 गुड़ा की लूट कर ली हमारे साथ। नहीं छाप लिए उसने, लोन चढ़ा दिया उसने और वो छाप करके और हमको ही कर्जदार बना कर्ज दे दिया। लो अब हम उस कर्ज को उतारने में रात दिन घर छोड़ दिया, जन्मभूमि जननी जन्मभूमि चाहे स्वर्ग को छोड़ दे, बच्चे छोड़ दिए। अब जब माँ बाप बच्चों से अलग हैं तो बच्चे किसी और रास्ते पे जा रहे हैं, बच्चे कुछ और सत्संग ले रहे हैं और हम अपने पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा, पूरा ध्यान उसको उस कर्ज को उतारने के लिए हम रात दिन अपने ईमान भी बेच रहे हैं, अपनी खूबी बेच रहे हैं, अपना श्रम बेच रहे हैं, सब कुछ बेचने पे लगे हुए, फिर भी वो हमसे उतर नहीं रहा। फर्जी, बिल्कुल फर्जी। अब इतना चीज तो समझ में आ गई। अब हमको क्या करना? अब जब हमको इस समझ में चीज आ गई कि हमारे साथ वो फ्रॉड हुआ, हमारे को जो ले रहा है वो 1 किलो में 1.5 किलो ले रहा है, और हमारा जो मुद्रा है किसी वस्तु के मूल्य को नापने का, अब वो धीरे धीरे उन्होंने तो पेपर करेंसी एक्ट 1882 ये साक्ष्य है, मतलब ये इतना मजबूत प्रमाण हमारे पास है, ये एक तरह से कानूनी जी परमाणु बम, और इससे कौन सा होता? हाइड्रोजन बम भाई हमारे पास आज भी लागू है। आज भी 1882 का पेपर करेंसी एक्ट 1882 का। अरे जब ये वो 1882 की बात कर रहे हैं, सारे कानून 1860 के हैं जो चल रहे हैं।
आईपीसी, हाँ बिल्कुल वो भी चल रहा है। आईपीसी अभी तो बदल गए, कर दिया। वो भारतीय न्याय संहिता कर दे। अब वो दूध एक बोतल में तो पलट के दूसरे में कर देने से भाई बीएनएस में बदला कुछ नहीं, वही पे वही। अब वो मतलब भारतीय न्याय संहिता में, बहुत कड़े कानून बना दिए। भारतीय न्याय संहिता में क्या किया है उसमें, क्योंकि कुछ लोगों के पास अभी सोचने समझने की शक्ति थी, उसको भी खत्म करना था। अब जब से वो भारतीय न्याय संहिता आई है, पुलिस परेशान है, जज परेशान है, न्यायालय परेशान है, वकील परेशान वो है, तो किताबें लेके बैठते हैं। उनको पता ही नहीं है, पहले उसे पढ़ो फिर उसे पढ़ो, अब वो उसमें लग रहे हैं। दोनों साथ में उलझा चला दिया रहे उनको। हैं। हाँ, दोनों साथ चल में रहे चला हैं। रहे हैं। तो वो बदला और उलझा दिया, तो बदला कुछ नहीं है। एक तो बेचारे तो- पहले ही न्याय नहीं दे पा रहे और उलझा दिया। तो टैक्सेशन सिस्टम 1860 का है, सिविल सर्विस एक्ट 1860 का है, आईपीसी इंडियन पुलिस एक्ट 1860 का है, सीपीसी 1860 की है, सीआरपीसी 1860 की है। जब वो चल रहे हैं सिविल तो प्रक्रिया 1882 1908 वो बात कहाँ पहला, बात का है। तो 1882 आज भी वो जिंदा है और वो हाइड्रोजन बम है हमारे लिए इस लड़ाई में। पेपर करेंसी एक्ट 1882 उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है ठीक है। ये लीगल टेंडर है, इसके बदले में धारक के मांगे जाने पर चांदी के उसको धातु देना, धातु मतलब गोल्ड या चांदी, वो देना आवश्यक है, अनिवार्य है मांगे जाने पर, ये उसमें लिखा हुआ है। अब ये तो रहा पेपर करेंसी 1882। अब एक है कोयजन एक्ट 1906। हाँ लीगल टेंडर। कोयजन एक्ट 1906 में स्पष्ट लिखा है 1 रुपया, वो 1 मोहर बराबर 15 रुपए, ये स्पष्ट लिखा है। और ये जो नोट आज चल रहा है मार्केट में, ये चल रहा है पूरी तरह नकली। और निकॉन बोल रहा हूं मैं, क्यों नकली क्यों है, क्योंकि जो लिखा हुआ है इसमें अदा करने का वचन। अदा करने का वचन, ये 1969 में इसको बदल दिया गया। बदला गया। हाँ, वचन खंड बदल दिया। उसमें जो था पूरा I promise I promise to pay the bearer on demand. आई प्रोमिस We pay some of जी rupees. सम ऑफ रुपीज, at any office of issues. जिस ऑफिस से मतलब वहां से मांगे जाने पर आपके डिमांड पर वो मिलेगा, उसको बदल दिया। तो उससे अब पहले देते थे अभी ये लोग। अभी एक मिनट रुको, अभी इसको अभी उसको विषय को कर लो ना, फिर क्वेश्चन आंसर करा। हाँ, विषय पर करके उसको बंद कर मतलब वचन को बदल दिया। और हमारे कानून में ये है कि अगर आपने कोई वचन दे दिया, एफिडेविट दे दिया, शपथ पत्र दे दिया, उसका कॉमा भी नहीं बदल सकते, ये कानून में है। और अगर आपने कॉमा लगा दिया उसमें पहले में और बाद के में, आजीवन कारागार। तो उसमें आप अपराधी हो। अब दूसरा बात, असली फिर कौन सा माना जाएगा? अगर उसमें शपथ पत्र में बदलाव कर दिया तो जो पहला है वो असली माना जाएगा, दोबारा जो आपने दिया है वो नकली माना जाएगा। नकली मानते हुए उसको समाप्त किया जाएगा और ऐसा करने पर दंडनीय अपराध का प्रावधान है। इसलिए 1869 के बाद के जितने भी नोट हैं जिन पर वचन पत्र बदला गया है, वो क्या हो गए? वो नकली हो गए, वो इनवैलिड हो गए। और अब पेपर करेंसी एक्ट 1882 और कोयजन एक्ट 1906, इसके अनुसार 1 रुपया बराबर 777 मिलीग्राम सोना है। अब जब हमारा केस ये अब जो हम आवेदन देते हैं, जो आवेदन जाता है बैंक में, उसमें हम दो बातें हैं। एक तो नकली नोट, वचन खंड बदला हुआ, वो हमको मिल रहा। एक दूसरी बात, वो भी नहीं दिया हमको, दे डिजिट संख्या। अब इसमें कानूनी पेच क्या है? जब हम लोन के लिए जाते हैं तो बैंक क्या कहता है कि भाई लिखित में मांगो हमसे लोन, मतलब लोन के लिए पहले आप आवेदन करो, अप्लाई करो। तो वो उस आवेदन पे भी साइन कराता है हमारा, जो जिससे हम अप्लाई कर रहे हैं, वो उसके बाद होता है, उस पर साइन कराता है कि ये आवेदन किया लोन के लिए। अब उस आवेदन में
लिखा हुआ है कि मैं भारतीय नागरिक हूं, भारतीय नागरिक के नाते मुझे जो लोन चाहिए, मान लो 10 लाख रुपया है, वो भारतीय रुपए में चाहिए, ये लिखा हुआ है जी भारतीय रुपए में लोन चाहिए। अब जो एग्रीमेंट होता है फिर बैंक से, जब हमारी सारी सिविल चेक कर लेता है, हमारी सब कुछ चेक कर, कागज हमारे प्रॉपर्टी के सब कुछ चेक करने के बाद जब वो लोन स्वीकृत करता है तो एक एग्रीमेंट तय होता है। उस एग्रीमेंट में उसने लिखा कि मैं भारतीय रुपए में 10 लाख का लोन उनको दे रहा हूं, उस पर समझौता है। तो सबसे पहले तो वो एग्रीमेंट जो है, ऋण एग्रीमेंट, वो हम उस पर सवाल उठाना था हमको कॉपी मांगनी चाहिए कि हमने रुपया मांगा, रुपये का अनुबंध है, लेकिन उस अनुबंध में हमको बैंक ने रुपया नहीं दिया, और हमको जो दिया रुपया, जो नोट, हम मुझे डिजिट गई, डिजिट फिर मैं जब उन्हें निकालने गया तो मुझको मिला वचन पत्र, लीगल टेंडर, वैध निविदा। तो वैध निविदा जिसकी है उसकी परचेजिंग पावर बराबर होनी चाहिए। तो जो बैंक ने मुझे डिजिट दी, उस डिजिट की या नोट की रुपए के बराबर मूल्य, उसकी परचेजिंग पावर वो नहीं है, हजारों गुना का वो अंतर है। तो इसलिए मुझे जो वैध निविदा मिली या नोट मिला या परचेज वो मिली, तो मेरे रुपए के, उसकी जो परचेजिंग पावर है वो मेरे रुपए के बराबर वो नहीं है। लेकिन मैं जो लोन चुकता कर रहा हूं वो तो मैं डिजिट में नहीं कर रहा, वो मैं नोट में नहीं कर रहा। मैंने तो कमाया, मैंने तो मेहनत की, मैंने खेत में 6 महीने अनाज उगाया, जो मेहनत से जो आया उसके बदले में जो मुझे बैंक नोट मिला गवर्नर का, उसके बदले में उसने रुपया देने का वादा कर रखा। तो पहले जब मैं बैंक में जाऊंगा तो पहले मेरे जो मुझे नोट दिया आरती ने, वो गवर्नर के वचन पत्र जो दिया, पहले वो कन्वर्ट होगा मेरे रुपए में। और रुपए का मतलब है एक रुपया बराबर 777 मिलीग्राम गोल्ड, उसमें वो कन्वर्ट होगा पहले, फिर वो मेरे लोन में जमा होगा। तो मेरा जो 1 रुपया है, जब मैं बैंक में जमा किया मेरे लोन के खाते में, तो मैंने बैंक ने जो मुझको लोन दिया था उसके कितने के बराबर है वो? 13,000 के बराबर। 13,000। तो मेरा कमाया हुआ 1 रुपया जब बैंक में गया तो बैंक के दिए गए लोन में से 13,000 मेरे माइनस होने चाहिए। इसलिए 10 लाख रुपए का लोन या 13 लाख का लोन वो 100 रुपए में, 100 रुपये में आधा होता है। 100 रुपए में आधा होता है। निकल रहा है देश की जनता का। ये है कानूनी अदायगी। नियम के अनुसार वैध चुकता, और इसका कोई जवाब बैंकों के पास नहीं है। लगभग 6,000, 5,500, 6,000 करीब आवेदन बैंकों में जा चुके हैं, इसका कोई जवाब बैंक के पास वो नहीं है। जब बैंक के पास नहीं है और बैंक जवाब नहीं दे पाता, तो भारत के कानून का नियम है कि हम जब किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो उसको 30 दिन के 28 से 30 दिन के भीतर उसका लिखित जवाब देना अनिवार्य है। अगर वो जवाब नहीं दे रहा तो इसका मतलब उसके पास उसका जवाब नहीं है। इसका मतलब है उसने उस आरोप, हमारे लगाए गए आरोपों को मान लिया, और अगर उसने हमको अवैध रुपए में फर्जी, हमारे हमारी बात साथ सही है ना, हमारी बात, हमारे साथ भाई इसका- ये सिविल प्रक्रिया 1908 में कहा गया है। तो हमारे साथ फ्रॉड कर दिया उसने। जब फ्रॉड कर दिया तो फ्रॉड का भारत में कानून है 420, अब कुछ और धारा है उसकी। तो उसने कानून में पहले थी आईपीसी में उसकी 489 कैक, आईपीसी की धारा 489 कैक है, गैग है, अड़े तक, उसमें आजीवन कारावास की सजा है। तो जब सजा का प्रावधान है, अब बात ये आती है कि बैंक ने हमको अवैध मुद्रा दी, अवैध, और अवैध मुद्रा का आईपीसी में प्रावधान है। दूसरी बात ये, हमने आपसे बात किया था ना, दूसरी बात यह है, जब उसने हमको अवैध मुद्रा दी और वो कहता है कि ये अवैध और वैध का जिक्र है कानून में कि अवैध मुद्रा लेना
गहना छापना अपराध ये कानूनी अपराध है। जब अवैध में ये है तो इसका मतलब सरकार के बैंक के पास ये भी होगा, वैध में और अवैध में अंतर करने को कुछ तो होगा। अब हमने पूछ लिया कि भाई हमको जब आईपीसी में अवैध करेंसी में सजा का प्रावधान है, कानूनी अपराध है, तो फिर हमें पहले ये बताओ कि वैध करेंसी क्या है। और उसका आरटीआई ने जब पूछा कि भारतीय वैध करेंसी का प्रमाणित दस्तावेज हमको उपलब्ध कराया जाए, तो आरबीआई ने लिख करके दिया कि हमारे पास वैध रुपए का कोई प्रमाणित दस्तावेज नहीं है। भारत सरकार से पूछा कि आप हमें वैध रुपए का प्रमाणित दस्तावेज दीजिए, तो उसने भी कह दिया वैध रुपए का कोई प्रमाणित दस्तावेज हमारे पास नहीं है। अब अगली जो बात है, हर नोट पर लिखा हुआ है, 1 रुपए का जो नोट है उस पर लिखा हुआ भारत सरकार और वित्त सचिव के साइन है उस पर, लेकिन 2 रुपए से लेकर 2000 तक के नोट पर लिखा हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक। तो 2 रुपए से 2000 तक के नोट जो है उन्हें वो है भारतीय रिजर्व बैंक के, आरबीआई के, और 1 रुपए का जो है वो भारत सरकार का है। भारत सरकार कौन? हम, वो हमारा है, वो आरबीआई का है, और उस पर लिखा हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक, और उसके नीचे लिखा हुआ गारंटीड बाई केंद्रीय सरकार, केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत। अब हमने पूछा कि भाई केंद्रीय सरकार कौन है, तो ये जो भारत सरकार है, जिसको भारत सरकार हम कहते हैं, उन्होंने कह दिया केंद्रीय सरकार कौन है हमको नहीं पता। आरबीआई ने कह दिया केंद्रीय सरकार कौन है हमको नहीं पता, ये लिखित में है। तो जो गारंटी ले रहा है उसका तुम्हें पता नहीं है, वैध रुपए का प्रमाण तुम्हारे पास नहीं है, तो इसका मतलब जब वैध रुपए का प्रमाण नहीं है तो इसका मतलब जो भी करेंसी चल रही है वो सब अवैध चल रही है, और अवैध करेंसी में हमारे सारी धन संपदा को लूटा जा रहा है। तो इसके लिए अब जमीनें तो चली गई हैं, जो जोत की जमीन है सब कहाँ है, सब पे लोन है। हम जो काम कर रहे हैं, उत्पादन जो कर रहे हैं, उसके बदले में जो मिलता है वो भी अवैध मुद्रा हमको मिल रही है। अब गांव की बताऊं मैं, शहरों में तो सब जितने मकान है, ये घर, वो सब अपना वो जुडिशियरी में है, लेकिन गांव में जो आबादी की जमीन, आबादी जो बसी हुई है, उसे बोलते हैं ग्राम सभा की आबादी। वो किसी के नाम नहीं होती, कागजों में रिकॉर्ड मिलेगा कि ये नंबर है ग्राम सभा की आबादी का, गांव के लोग उसमें बसे हुए हैं, तो किसी का नाम नहीं है। अब इससे क्या समस्या हो रही है हमको भी और बैंकों को भी, बड़ी समस्या। आजकल तो घरौनी बना के भी लोन देना शुरू कर दिए हैं ये लोग। अब वो जो समस्या जो बड़ी आ रही है वो ये आ रही है कि गांव में हमारा मकान है, तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम उसमें लोन नहीं ले पा रहे और बैंक उस पर लोन दे नहीं पा रहे। अब उनको लोन देना है और हमको लोन लेना है, चूंकि लोन लेने का और सारे रास्ते हमारे बंद हो गए। यही है, ये चूंकि हमारे नाम नहीं है इसलिए लोन हम ले नहीं सकते, बैंक हमको लोन दे नहीं सकता। तो अब सुविधा आ रही है, जो भी बोला इन्होंने, घरौनी बन गई है, क्या उनकी घरौनी बना रहे हो, मतलब जिस पर जितनी जमीन, जितनी ग्राम सभा की जमीन पर मकान बना हुआ है, वो नाप करके तोल करके कि भाई ये पूर्व में ये है, पश्चिम में ये, इतना रकबा है, इतनी जमीन है फलाने की है। अब वो रिकॉर्ड हो रही है रजिस्टर्ड घरौनी के, खेत की तो होगी खतौनी और वहां उसकी होगी घरौनी। जब घरौनी हाथ में आ जाएगी तो फिर उसको लेके कहाँ जाएंगे हम, बैंक। अब बैंक क्या देगा हमको, डिजिट हमारे खाते में, और डिजिटों को वो हम पे पटेंगे नहीं, क्योंकि उनका ध्येय जो लोन देते हैं उनको वापस लेना उनका ध्येय नहीं है, ये मकसद ही नहीं है। उनको चाहिए हमारा असली धन चाहिए, और असली धन हमसे जब से चला जाएगा तभी तो हम पूरी तरह उनके कंट्रोल में होंगे। कंट्रोल ही गुलामी का आधार है। गुलामी के ताबूत की अंतिम कील जो है वो कंट्रोल कर लो, मतलब जो उनके जरूरत की चीजें हैं उन्हें उपभोक्ता बना दो।
तो वो क्या हो जाएगा। अब इसके लिए क्यों न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में क्या है, दुनिया की आबादी को कम करना है, वो कम करना है। कितनी, 800 करोड़ बताते हैं। कितनी लानी है, 1 करोड़ 50। पूरी दुनिया की आबादी का। पूरी दुनिया की 50 करोड़ रुपए, तो 750 करोड़ यहाँ से उनको भेजने हैं। तो उनको कैसे भेजे, सीधा तो वो ऐसा तो कर नहीं सकते। नहीं, चांद पर भेजने की व्यवस्था करें। तो उसके लिए व्यवस्था है जो चला रखी है उन्होंने। उसके लिए है इलाज के नाम पर, सुविधा के नाम पर मुफ्त में हमको टॉनिक, वो देना बाजू में लगे थे ना, टॉनिक, हाँ पहले साधारण लगे फिर बूस्टर होता है, तो वो बूस्टर दिया। और उसको लेने के लिए पहले उन्होंने क्या किया था, अगर ये नहीं होगा, इसका सर्टिफिकेट नहीं होगा तुम्हारे पास, तो ट्रेन में नहीं बैठ पाओगे, प्लेन में नहीं बैठ पाओगे, मतलब घर के तो लॉक बंद कर दिए, राशन नहीं ले पाओगे, राशन नहीं मिलेगा, ये नहीं जाओगे, वो नहीं जाओगे, वो नहीं, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, सारे बैन लगा दिए। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग उनके हाथ से बच गए। वो निकल गए। आगे के लिए उसकी तैयारी पूरी वो चल रही है, क्योंकि ये मोबाइल आधार से लिंक है, बैंक अकाउंट आधार से लिंक है, गैस का कनेक्शन आधार से लिंक है, राशन कार्ड आधार से लिंक है, गाड़ी के कागज आधार से लिंक है, जमीन के कागज, गैस का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, ये सब आधार से लिंक है। अगर एक ने भी चीपटाक करी सरकार के विरोध में, तो उसका आधार बंद कर दिया जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। सारा आपका बैंक अकाउंट भी आधार से लिंक है। एक क्लिक करते ही, अब उनको मतलब इस तरह करना है, एक क्लिक करो, पानी का कनेक्शन ऑफ, बिजली का कनेक्शन ऑफ, स्विच ऑफ, गैस का कनेक्शन ऑफ, राशन का कनेक्शन ऑफ, सब कुछ ऑफ ऑफ ऑफ, वो एक ही झटके में वो कर देंगे। और फिर आप फड़फड़ाओगे तो क्या बात है, मुझे आप ये क्या कर दिया, जो दिखाओ अपना फैमिली आईडी, फैमिली आईडी से सब जुड़े हुए हैं, वो फैमिली आईडी को देखेंगे किसके कौन सी डोज वो लग रही है, कौन सी रह रही है, कि इस डोज को लगवाओ। अब जब तुम्हारा ये आधार वो खुलेगा तो हम लगवाएंगे, तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा वो तब पूरा होगा कि पॉपुलेशन, दुनिया का एक सरकार, दुनिया का एक बैंक, दुनिया की एक फौज, मतलब एक ही सेना, दुनिया का एक ही मजहब कह लो, संप्रदाय कह लो, वो सब एक 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 उनको एक ही करेंसी दुनिया की, ये उनको करना है। अपना जितनी उनकी जरूरत है उतने लोग रखने, बाकी निपटाने हैं। तो उसके लिए ये व्यवस्था का, नई व्यवस्था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नई विश्व व्यवस्था वो उनको लानी है। और ये व्यवस्था उनको ढानी है, और इस व्यवस्था का ढहना तय है, और व्यवस्था ढहना है। और मैंने वो शुरू में जो कहा, अगर इस व्यवस्था को वो गिराएंगे तो अपने हिसाब से गिराएंगे, और आप गिराओगे तो अपने हिसाब से गिराओगे, और अपने आप गिरेगी तो कभी भी वो गिर सकती है। वो गिराएंगे तो इस व्यवस्था को गिराएंगे, वो तुम्हारे ऊपर। महाभारत देखी थी ना, घटोत्कच का स्टीव गिरा था, तो भीम ने कहा था पुत्र दुश्मन की सेना पर, तो वो कहीं भी वो तो गिराएंगे तुम्हारे ऊपर। और अगर हम अपने टारगेट, जनता सरकार मोर्चा का जो उद्देश्य टारगेट है, लक्ष्य है, उस पर अगर हम चले, सबने अपनी जिम्मेदारी को निभाया, क्योंकि ना गांव मेरा अकेले का है, न देश मेरा अकेले का है। अब हमसे तो जितना बन रहा उतना कर रहे हैं। और 3-3 दिन की ट्रेनिंग, यहाँ के ऐसे कार्यकर्ता बैठे हैं जिन्होंने 7-7 दिन की ट्रेनिंग ले रखी है, तो उनको अपनी जिम्मेदारी सबको वो निभानी है। तो ये विषय आपने इतने धैर्यपूर्वक
इतनी गंभीरता से ये सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कोई सवाल हो, किसी का प्रश्न हो? धन्यवाद आपका भी।